हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिल और दिमाग के बीच की उस जंग को महसूस किया है जब एक हिस्सा कहता है छोड़ दो, लेकिन दूसरा हिस्सा कसकर पकड़े रहता है। हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है। किसी इंसान को, किसी याद को, किसी गलती को या फिर किसी दर्द को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हमें रोक लेता है। क्या वजह है कि हम बीती बातों को अपने आज पर हावी होने देते हैं? क्यों हम खुद को ही वो बोझ उठाने पर मजबूर करते हैं जो अब हमारे किसी काम का नहीं? कई बार हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो हमें अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है, चाहे वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, कोई पुराना गिल्ट या वो एक्सपेक्टेशंस जो कभी पूरी नहीं हुई। हम खुद को समझाते हैं कि टाइम विल हील एवरीथिंग, लेकिन वक्त तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक हम खुद लेट गो करना नहीं सीखते। लेकिन छोड़ना क्या सच में इतना आसान है? नहीं, छोड़ना एक कला है। एक ऐसी कला जो सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग की उलझनों को सुलझाया जाए, कैसे अपने इमोशंस को समझा जाए और कैसे अपने अंदर की शांति को दोबारा पाया जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका बुकपीडिया के यूट्यूब चैनल पर, और आज की इस वीडियो में हम उसी आर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। एक ऐसा सफर जहां आप खुद से मिलेंगे, जहां आपको एहसास होगा कि ओवरथिंकिंग सिर्फ थकाता है, नेगेटिव इमोशंस सिर्फ जलाते हैं और पेनफुल मेमोरीज सिर्फ रोकती है। लेकिन जब आप सच में लेट गो करना सीख जाते हैं, तो वही जिंदगी जो एक बोझ लगती थी धीरे धीरे एक ब्लेसिंग बन जाती है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर चलने के लिए जहां हर कदम पर आप हल्का महसूस करेंगे और शायद पहली बार खुद के सबसे करीब होंगे। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। कभी आपने सोचा है कि हम कुछ चीजों को क्यों नहीं छोड़ पाते, भले ही वो हमें तकलीफ ही क्यों ना दे रही हो? एक बीता रिश्ता जो अब सिर्फ दर्द देता है, लेकिन फिर भी हम उसकी पुरानी तस्वीरों को हर हफ्ते देखते हैं। एक गलती जो सालों पहले हुई थी, लेकिन आज भी रात को आंखों से नींद चुरा लेती है। या फिर कोई सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब भी दिल का एक कोना उसी के पीछे जिंदा रहता है। ये जो छोड़ने में हिचक होती है ना, यही असली जंग होती है अपने अंदर की, अपने दिमाग की। लेटिंग गो, ये दो शब्द सुनने में तो आसान लगते हैं, लेकिन इसके पीछे एक पूरा इमोशन स्टम्प छुपा होता है। कोई कहता है मूव ऑन कर लो, तो कोई कहता है पास्ट को पास्ट में छोड़ दो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये करना कैसे है। दिल तो कहता है कि बस सब भुला दूं, लेकिन दिमाग हर उस पल को रिवाइंड करता है। क्या, क्यों और कैसे हुआ? जरा एक लड़की की कहानी सुनिए। नेहा एक एम्बिशियस लड़की जिसने अपने करियर के लिए बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन एक रिश्ता ऐसा था जिसे वो कभी नहीं छोड़ पाई। वो रिश्ता कब टॉक्सिक बन गया, उसे खुद भी समझ नहीं आया। वो जानती थी कि वो अब खुश नहीं है, फिर भी वो रोज उस इंसान की एक छोटी सी मैसेज टोन के लिए घंटों मोबाइल स्क्रीन देखती रहती थी। उसका दिल कहता था इट्स ओवर, लेकिन उसका माइंड हर बार कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेता था। जस्ट वन मोर चांस। और यही वन मोर चांस ने उसकी सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे खत्म कर दिया। कभी कभी हम उस चीज को भी पकड़ कर रखते हैं जिसे हमें कब का छोड़ देना चाहिए था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस आदत से, उस कंफर्ट जोन से अलग नहीं हो पा रहे। लेकिन सोचिए, क्या वो कंफर्ट वाकई कंफर्ट है या सिर्फ एक इल्यूजन? लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप हार मान रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप खुद को उस जंग से आजाद कर रहे हैं जो अब आपके ग्रोथ में रुकावट बन चुकी है। जब आप किसी इंसान को, किसी रिग्रेट को या किसी मेमोरी को छोड़ते हैं, तो आप अपने लिए एक नया रास्ता खोलते हैं। एक ऐसा रास्ता जहां गिल्ट नहीं होता, बल्कि फ्रीडम होती है। हमारे समाज में भी एक बिलीफ है, जो चला गया उसे जाने दो। लेकिन जब वो गया हुआ पल हर रोज दिमाग में वापस आ जाए, तो जाने कैसे दे। यहीं पर काम आता है खुद से बातचीत करना, खुद को समझाना कि अब बस काफी सह लिया, काफी सोच लिया, अब जीना है अपने लिए। सेल्फ डिस्टेंसिंग एक पावरफुल तरीका है। जब हम अपने ही थॉट से थोड़ी दूरी बना लेते हैं,
तो क्लैरिटी आने लगती है। इमेजिन कीजिए आप खुद को एक थर्ड पर्सन की तरह देख रहे हैं। आप अपने पेन को एक आउटसाइडर की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं। तब आपको समझ आता है कि वो दर्द सिर्फ आपकी परसेप्शन में है और उसे बदलना आपके हाथ में है। लेटिंग गो एक प्रैक्टिस है। जैसे मेडिटेशन रोज करते हैं, वैसे ही हर दिन अपने माइंड को ट्रेन करना होता है कि वो उस पुराने बर्डन को थोड़ा थोड़ा छोड़ दे। जैसे जैसे हम ये करते जाते हैं, वैसे वैसे मन हल्का होता जाता है और एक दिन अचानक से वो चीज जो कभी दिल को चीर देती थी, अब सिर्फ एक कहानी बन जाती है, एक लेसन, एक मेमोरी, बस और कुछ नहीं। शायद आपको ये सब थ्योरेटिकल लगे, लेकिन सोचिए, जब आप पुराने कपड़े छोड़ सकते हैं जो अब फिट नहीं आते, पुराने फर्श छोड़ सकते हैं जो अब काम नहीं करते, तो पुरानी सोच, पुराने दुख क्यों नहीं छोड़ सकते? एक ब्रोकन थॉट को पकड़ कर रखने से आप सिर्फ और ज्यादा टूटते हैं, और जब आप उसे छोड़ देते हैं तो आप धीरे धीरे हील करने लगते हैं। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पल आता है जहां उसे अपनी इमोशन लगेज पर दोबारा नजर डालनी पड़ती है कि क्या वाकई ये सब अब भी कैरी करने लायक है या अब इसे छोड़ देना चाहिए। यही वो मोमेंट होता है जहां से द आर्ट ऑफ लेटिंग गो शुरू होती है। तो अगर आप भी किसी चीज से जकड़े हुए हैं जो अब आपकी स्माइल, आपकी पीस, आपकी एनर्जी खा रही है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगला कदम वही है जो आपको उस बोझ से आजादी दिला सकता है। यही तो है असली शुरुआत खुद से दोस्ती करने की, खुद की हीलिंग की और एक नई जिंदगी की। चैप्टर 2, ब्रेकिंग दी चेस ऑफ नेगेटिविटी। कभी सोचा है हम खुद को इतना नीचा क्यों महसूस कराते हैं? हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं। एक छोटी सी गलती हो जाए तो महीनों तक खुद को कोसते रहते हैं। कभी खुद से कहा है मैं अच्छा इंसान नहीं हूं या मुझसे कुछ नहीं होगा? अगर हां, तो ये कहानी आपके लिए है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर जिसने अपने कॉलेज में सबको पीछे छोड़ दिया था, लेकिन एक बार उसके क्लाइंट ने उसका डिजाइन रिजेक्ट कर दिया और उस दिन से राहुल के मन में एक वॉइस गूंजने लगी, यू आर नॉट गुड इनफ। बस यही से शुरू हुआ सेल्फ डाउट का सिलसिला। हर बार कुछ नया बनाते हुए वो सोचता कहीं ये भी रिजेक्ट ना हो जाए। धीरे धीरे वो खुद को रोकने लगा, नए आइडियाज से, नए लोगों से, यहां तक कि अपनी खुद की क्रिएटिविटी से, क्योंकि उसके अंदर एक क्रिटिक बैठ चुका था, उसका इनर क्रिटिक। हम सभी के अंदर ये वॉइस होती है, एक ऐसी आवाज जो हमें कॉन्स्टेंटली जज करती है, क्रिटिसाइज करती है और हमें बताती है कि हम दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। ये वॉइस धीरे धीरे हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को निगल जाती है और फिर हम खुद से ही डरने लगते हैं। नेगेटिव थॉट्स एक सीधी सीढ़ी नहीं होती, ये एक स्पाइरल होती है। जैसे ही एक थॉट आता है, दूसरा और गहरा आता है, फिर तीसरा, और फिर एक चैन बन जाती है। और जब तक हम इस चैन को तोड़ते नहीं, तब तक हम खुद को ही मेंटल प्रजन में कैद कर देते हैं। उस जेल की दीवारें नजर नहीं आती, लेकिन उसका बोझ हर पल हमारे माइंड पर होता है। अब सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे आप अपने उस इनर क्रिटिक को थोड़ा सा शांत कर सकें। इमेजिन कीजिए, हर बार जब वो वॉइस कहे तू फेल हो जाएगा, तो आप जवाब दे में भी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। ये शिफ्ट छोटा लगता है, लेकिन इसका इंपैक्ट गहरा होता है। परफेक्शनिज्म भी नेगेटिविटी का एक दूसरा चेहरा है। हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बार बेस्ट ही परफॉर्म करें, 0 मिस्टेक्स के साथ। लेकिन क्या कभी सोचा है कि परफेक्शनिज्म दरअसल डर है? फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर। और इसी डर के कारण हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। याद है बचपन में जब हम पेंटिंग करते थे, कोई रूल नहीं होता था, कोई फियर नहीं होता था, बस रंगों से खेलते थे। लेकिन अब हम ब्रश उठाने से पहले सोचते हैं क्या ये अच्छा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। यही तो है नेगेटिविटी की पकड़। ये धीरे धीरे हमारी सोल से प्लेफुलनेस और फ्रीडम छीन लेती है। नेगेटिविटी को ब्रेक करने के लिए हमें खुद से एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करनी होगी। खुद से पूछना होगा, मैं कौन सी बातें बार बार सोचता हूं जो मुझे हर्ट करती है? मैं अपने बारे में क्या मानता हूं जो शायद सच्चाई नहीं है?
और जब आप ये सवाल पूछते हैं तो जवाब अंदर से आता है, क्लियर और रॉ। मीडिया कंजम्पशन भी इस नेगेटिविटी को बढ़ावा देता है। हर दिन इंस्टाग्राम, न्यूज, यूट्यूब, हर जगह कंपैरिजन है। कोई और ज्यादा सक्सेसफुल है, कोई और ज्यादा फिट है, कोई और ज्यादा खुश दिखता है, और हम अपने आप से पूछते हैं, मैं इतना खुश क्यों नहीं हूं? मैं वैसा क्यों नहीं दिखता? मेरी लाइफ वैसी क्यों नहीं है? पर क्या आप जानते हैं, ये सब क्यूरेटेड रियलिटी है, फिल्टर की गई, पॉलिश की गई। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना, फ्लॉज के साथ, इम्परफेक्शंस के साथ। फिर उन बिलीव्स को चैलेंज करना जो आपको रोक रही है, और सबसे जरूरी खुद के साथ एक जेंटल और काइंड रिश्ता बनाना। रियल लाइफ में नेगेटिविटी को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन हर दिन अगर आप थोड़ा समय खुद को दें, थोड़ा सा अपनी वॉइस को बदलें, थोड़ा सा खुद को अप्रिशिएट करें, तो ये चैन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। इस चैप्टर की जर्नी एक जेंटल रिमाइंडर है कि आप वो नहीं हैं जो आपका इनर क्रिटिक कहता है। आप उससे कहीं ज्यादा है, और अब वक्त आ गया है उस इनविजिबल चेन को तोड़ने का, ताकि आप फिर से ब्रीथ कर सकें, फिर से खुलकर जी सकें, और सबसे जरूरी खुद को वो प्यार दे सके जो आपने दूसरों को तो दिया पर खुद को कभी नहीं दिया। अब अगली बार जब मन में वो आवाज आए जो कहती है यू आर नॉट इनफ, तो मुस्कुरा कर कहना में भी आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम लर्निंग, आई एम हीलिंग एंड आई एम ग्रोइंग। यही है असली फ्रीडम की शुरुआत। चैप्टर 3 द ग्रोथ माइंडसेट। सोचिए, अगर जिंदगी हर बार वैसी रह जाती जैसी अभी है, कोई बदलाव नहीं, कोई नई शुरुआत नहीं, तो क्या आप वाकई जी रहे होते या बस सांस ले रहे होते? ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन को ही लाइफ का डेस्टिनेशन मान लेते हैं, क्योंकि वहां डर नहीं होता, अनसर्टेनिटी नहीं होती। लेकिन क्या ग्रोथ भी होती है? नहीं, ग्रोथ वही होती है जहां डिस्कंफर्ट है, जहां गिरने का डर है, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती है। ग्रोथ माइंडसेट ये कोई फैंसी टर्म नहीं है, ये असल में जिंदगी जीने का वो तरीका है जहां हम खुद को एक पॉसिबिलिटी की तरह देखते हैं, ना कि एक फिक्स्ड आइडेंटिटी की तरह। अब एक कहानी सुनिए। दीपक एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया हुआ लड़का, जिसने कभी इंग्लिश में बोलने की कोशिश भी नहीं की थी। उसका एक्सेंट दूसरों को फनी लगता था, ग्रामर गड़बड़ होती थी, लेकिन उसके अंदर एक सपना था मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। हर बार जब वो स्टेज पर जाने की सोचता, उसके अंदर की वॉइस कहती तू किसी काम का नहीं है, सब हंसेंगे। और कई सालों तक वो बस सोचता रहा, करता कुछ नहीं। फिर एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं करूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? उस दिन से उसने हर दिन खुद को मिरर के सामने 5 मिनट बोलने का टास्क दिया। शुरुआत में हिचकिचाहट थी, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखने लगी। आज वही दीपक टेडक्स स्पीकर है। ग्रोथ माइंडसेट इसी को कहते हैं, जब आप फेलियर को एंड नहीं बल्कि बिगिनिंग मानते हैं। जब आप बिलीव करते हैं कि टैलेंट और इंटेलिजेंस जन्म से नहीं, मेहनत से आती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद को ये मौका देते हैं कि आप इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम खुद को फिक्स्ड मान लेते हैं, जब हम सोचते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे तो नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। ये शब्द सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन ये हमारी पॉसिबिलिटीज को बंद कर देते हैं। ये हमें वही इंसान बनाए रखते हैं जो हम कल थे और शायद वही रहेंगे। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन मोटिवेटेड महसूस करेंगे या हर बार जीतेंगे। इसका मतलब होता है कीप शोइंग अप इवन व्हेन यू आर स्कैर्ड। इसका मतलब होता है कंफर्ट जोन को छोड़कर उस जगह जाना जहां लर्निंग पेनफुल तो होती है, लेकिन मीनिंगफुल भी। अब सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो हार मान लेता है क्या? नहीं, क्योंकि उसके अंदर ये थॉट ही नहीं होती कि मुझसे नहीं होगा। वो बस करता है, बार बार करता है जब तक चलना नहीं आ जाता। यही माइंडसेट हमें फिर से चाहिए, फियरलेस, क्यूरियस और ओपन। आपने नोटिस किया होगा, जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे गिटार बजाना, कोडिंग करना या कोई नई लैंग्वेज सीखना, तो पहले दिन सब अजीब लगता है। फिंगर्स सही से चलती नहीं, कोड एरर देता है, शब्द जुबान पर नहीं आते,
लेकिन यही तो लर्निंग का हिस्सा है, यही तो ग्रोथ का पाथ है। एक और जरूरी प्रैक्टिस है, ब्रेन डंपिंग। जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भरे होते हैं तो हम खुद के लिए जगह नहीं बना पाते। एक सिंपल नोटबुक लें और रोज रात को वो सारी बातें लिख दें जो दिन भर परेशान करती रही, चाहे वो डर हो, गिल्ट हो या कोई रिग्रेट। जब आप अपने थॉट्स को कागज पर उतारते हैं तो वो दिमाग में उतना स्पेस नहीं लेते और तभी आप नए थॉट्स, नए गोल्स और नई सीख के लिए जगह बना पाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना एक दिन का काम नहीं है। ये रोज का डिसीजन है खुद को जज ना करने का, खुद को मौका देने का और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा करने का। जब आप कहते हैं मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं और बेहतर बन सकता हूं, तो आप अपने ही इनर वर्ल्ड को रिसेट कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई चैलेंज सामने आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्योंकि यही सवाल आपकी पूरी सोच बदल सकता है। याद रखिए, आप अभी जिस भी वर्जन में हैं वो फाइनल वर्जन नहीं है। आप हर दिन एक नया वर्जन बन सकते हैं और ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ग्रोथ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक प्रोसेस है, एक लाइफस्टाइल है और एक प्रॉमिस है खुद से कि चाहे जितनी बार गिरूं फिर उठूंगा और पहले से बेहतर बनूंगा। यही है असली ग्रोथ माइंडसेट। चैप्टर फॉर साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज फॉर लेटिंग गो। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें हर दिन थोड़ा और तोड़ते रहते हैं। वो बातें जो हम किसी से कह नहीं पाते, वो गिल्ट जो हम छोड़ नहीं पाते और वो आइडेंटिटीज जो हम खुद को बना चुके होते हैं, यही बन जाते हैं हमारे मन के इनविजिबल चेन्स। और जब तक हम उन जख्मों को समझकर हील नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब एक कहानी सुनिए। श्रद्धा एक 28 साल की लड़की जो बाहर से स्ट्रांग दिखती थी। कॉर्पोरेट जॉब, अच्छा घर, सब कुछ था। लेकिन हर रात जब वो अकेली होती तो बचपन की कुछ बातें उसके जहन में दौड़ने लगती। पिता की डांट, मां की एक्सपेक्टेशंस और स्कूल में मिले रिजेक्शन। वो सोचती थी कि उसने सब पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उसके रिएक्शंस, उसके डिसीजंस, यहां तक कि उसके रिलेशनशिप्स भी उन पास्ट स्क्रिप्ट से ऑपरेट हो रहे थे और उसे पता ही नहीं था कि उसकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अब भी उसके पुराने दर्द के हाथों में था। हम सभी के अंदर एक इनविजिबल स्क्रिप्ट चल रही होती है, एक नैरेटिव जो हमें बताता है कि हम कौन हैं और दुनिया हमें कैसे देखती है। ये स्क्रिप्ट कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स, कमेंट्स और कंपैरिजन से बनती है। जब कोई बचपन में कह देता है तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो हम उस थॉट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं और फिर जब भी कोई नया मौका आता है हम अनकॉन्शियसली खुद को सेबोटाज कर देते हैं। मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आप उस स्क्रिप्ट को रीराइट कर सकें? क्या हो अगर आप खुद को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकें? यही आता है पहला पावरफुल टूल, एक्सटर्नलाइजेशन। इसका मतलब होता है अपने नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को अपनी आइडेंटिटी से अलग करना। जैसे मैं गुस्सैल हूं, कहने की बजाय आप कहें मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही अंतर तय करता है कि आप अपने इमोशन के गुलाम हैं या मालिक। जब हम अपनी फीलिंग्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो हम खुद को ही एक फिक्स्ड फ्रेम में बांध लेते हैं। लेकिन जब हम उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि ये फीलिंग्स परमानेंट नहीं है, ये बस गुजरने वाले बादल हैं। अब जरा उस लड़के की कहानी सुनिए जो हर बार एग्जाम के पहले एंजाइटी महसूस करता था। उसके दोस्तों ने कहा तू तो एशियस इंसान है और वो खुद भी यही मान बैठा। लेकिन जब उसने खुद से एक बार पूछा, क्या मैं एशियस इंसान हूं या ये फीलिंग बस अभी के लिए है, तो एक दरवाजा खुला। उसने अपनी एंजाइटी को पहचानना शुरू किया, उसका नाम रखा, उसे ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे वो उसी एंजाइटी को मैनेज करना सीख गया, क्योंकि उसने उसे आइडेंटिटी नहीं, एक इमोशन माना। इमोशनल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपको दुख नहीं होगा या गलत फहमियां नहीं होंगी। इसका मतलब है उन इमोशंस के आने पर आप पैनिक नहीं करेंगे, आप उन्हें होल्ड करेंगे,
ऑब्जर्व करेंगे और फिर उन्हें रिलीज कर देंगे, बिना अपने ऊपर एक नया लेबल चिपकाए। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाता है दूसरा तरीका, सेल्फ कंपैशन। जब आप खुद से वो बातें बोलते हैं जो आप अपने किसी प्यारे दोस्त से कहते, इट्स ओके, तू इंसान है, गलतियां होंगी, लेकिन तू बुरा इंसान नहीं है। हम दूसरों को कंफर्ट देना जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं, और यही कमी हमें अंदर ही अंदर फॉलो कर देती है। सेल्फ कंपैशन कोई वीकनेस नहीं है, ये वो स्ट्रेंथ है जो आपको खुद से जुड़े रहने देती है, चाहे हालात कैसे भी हो। जब आप अपने दर्द को एक्सेप्ट करते हैं तो आप उसे कंट्रोल नहीं करते, ना सप्रेस करते हैं, बल्कि उसे महसूस करके खुद से कह पाते हैं, मैं यहां हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा। लेटिंग गो के लिए सबसे जरूरी है खुद के इनर डायलॉग को बदलना। जब आप खुद से हार्श शब्दों में बात करते हैं तो आप अपने ही माइंड में एक वॉर जोन बना देते हैं, लेकिन जब आप खुद से जेंटली बात करते हैं, जैसे किसी कंफ्यूज बच्चे से, तो हीलिंग शुरू होती है। इस चैप्टर की जर्नी हमें यही सिखाती है कि जो इमोशनल बैगेज हम उठाए फिर रहे हैं वो हमारे रियल सेल्फ को ढक रहा है, और जब हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके उस बैगेज को रिलीज करना शुरू करते हैं, तब हमें पहली बार खुद से मिलने का मौका मिलता है। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आप क्या छोड़ना चाहते हैं, सवाल यह है कि आप खुद को कितना अलाउ करते हैं कि आप बदले, हील करें और फिर से जीना शुरू करें। चैप्टर 5, मूविंग बियॉन्ड द हर्ट। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां लगता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। दिल टूट जाता है, भरोसे बिखर जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़े। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है, जब तक कोई हमें चोट देता है तब तक हम किसी ना किसी तरह सह लेते हैं, मगर जब वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तब तकलीफ की गहराई समझ में आती है, और वहीं से शुरू होता है एक ऐसा इमोशनल स्ट्रगल जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। मगर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमें दर्द हुआ, सवाल यह है हम उस दर्द के साथ क्या कर रहे हैं। अब एक कहानी सुनिए रोहित की। कॉलेज में उसे एक लड़की से सच्चा प्यार हुआ था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लॉन्ग कॉल्स, सरप्राइज गिफ्ट्स, फ्यूचर की प्लान्स। लेकिन एक दिन बिना किसी वजह के उस लड़की ने कांटेक्ट करना बंद कर दिया। रोहित समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। वो हर रोज व्हाट्सएप खोलता, लास्ट सीन देखता, टाइपिंग का इंतजार करता, लेकिन मैसेज कभी नहीं आता। हफ्ते बीते, महीने बीते, पर क्लोजर नहीं मिला, और उस अधूरे जवाब ने उसके अंदर गिल्ट, डाउट और रिजेंटमेंट भर दिया। अब रोहित फिजिकली तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था। उसने एक जॉब ज्वाइन कर ली, नए दोस्त बना लिए, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने लगा, लेकिन अंदर से वो वही रुका हुआ था, उसी अनआंसर्ड सवाल पर अटका हुआ। क्यों? क्योंकि हर्ट छोड़ना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हमें क्लोजर नहीं मिलता, जब हमें यह भी समझ नहीं आता कि गलती हमारी थी या सामने वाले की। हम बार बार उसी मेमोरी को रिवाइंड करते हैं, उस एक लड़ाई को, उस आखिरी मैसेज को, उस एक्सप्रेशन को, होपिंग कि कहीं कुछ क्लू मिल जाए। लेकिन हर बार दिल और भी हैवी हो जाता है। लेटिंग गो ऑफ हर्ट का मतलब ये नहीं कि आपको वीक समझा जाएगा। इसका मतलब होता है आपने खुद के पीस को प्रायोरिटी देना सीख लिया है, क्योंकि जब तक आप उस पेन को पकड़कर बैठे रहेंगे तब तक वो अंदर ही अंदर आपको कंज्यूम करता रहेगा। एक और कहानी याद आती है सुषमा की, जो अपने अब्यूसिव रिश्ते से बाहर आ तो गई थी, लेकिन उसकी आवाज आज भी उसके कानों में गूंजती थी, तू किसी काम की नहीं है। वो हर बार मिरर में खुद को देखती और खुद से कहती, शायद वो सही था। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी कि उसने इतना सब सहा, और उससे भी ज्यादा वो उसे माफ नहीं कर पा रही थी जिसने उसे तोड़ा। फॉरगिवनेस यहां एक जादुई की तरह काम करता है, लेकिन ध्यान रहे, फॉरगिवनेस का मतलब सामने वाले को सही ठहराना नहीं है। इसका मतलब है उस दर्द को अपने सिस्टम से रिलीज करना, ताकि आप फिर से सांस ले सकें, ताकि आपकी आज की जिंदगी उस एक इंसान की परछाई में ना जिए। रिजेंटमेंट एक साइलेंट पॉइजन होता है। वो धीरे धीरे आपकी एनर्जी,
आपकी खुशी और आपका ट्रस्ट खा जाता है। जब तक आप उस इंसान से नफरत करते रहेंगे, आप असल में उसके ही कंट्रोल में रहेंगे। और सबसे दुखद बात यह है, वो इंसान शायद अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप उसी पुराने पन्ने पर अटके हैं। अब सवाल ये उठता है, इससे बाहर कैसे आए? पर्सपेक्टिव टेकिंग एक पावरफुल हीलिंग टूल बन सकता है। जब हम खुद को उस इंसान की पोजीशन में रखकर सोचते हैं, तब कई बार हमें क्लैरिटी मिलती है। जरूरी नहीं कि सामने वाला सही था, लेकिन जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसने वैसा क्यों किया, तो रिजेंटमेंट थोड़ा हल्का होता है, और यही हल्कापन हमें आगे बढ़ने की स्पेस देता है। इमोशनली मूव ऑन करने के लिए एक और जरूरी चीज है बाउंड्रीज सेट करना। कई बार हम उन्हीं लोगों से हर्ट होते हैं जिनके लिए हम अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं, और जब हमें वापस कुछ नहीं मिलता तो वो खालीपन हमें खा जाता है। बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी सिग्नल देती है कि अब मैं अपनी मेंटल पीस को सीरियसली लेने लगा हूं। अपने पेन को लेकर थेरेपी लेना, जर्नलिंग करना या ट्रस्टेड दोस्त से बात करना, ये सब छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो मिलकर एक बड़ी हीलिंग बना सकते हैं। सबसे जरूरी बात, खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। आपने उस वक्त वही डिसीजन लिया जो आपको सही लगा। अगर उस डिसीजन से आपको हर्ट हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप इंसान हैं जिसने प्यार किया, भरोसा किया और टूट गया। लेकिन अब वक्त है फिर से जुड़ने का खुद से और आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, अब जब आप इस सफर के अंत तक पहुंचे हैं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए। क्या आप वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, या बस उस दर्द से जुड़े रहना अब आपकी आदत बन गई है? लेटिंग गो कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही कोई मैजिकल मोमेंट है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, हर दिन हर थॉट के साथ खुद को थोड़ी और राहत देने का। आपने अब तक जो झेला है वो आपकी ताकत बन सकता है, अगर आप उसे पकड़कर बैठने की जगह उसे धीरे धीरे छोड़ना सीख जाएं। हर वो इमोशन जो अब तक आपको तोड़ता रहा, वो अब आपको जोड़ सकता है, अगर आप खुद को उस हीलिंग की परमिशन दे। बिकॉज द ट्रूथ इज, आप अब भी वही हैं, जिंदा सांस लेते हुए इस कहानी के अगले पन्ने को लिखने के लिए तैयार। तो उठिए, अपनी स्टोरी का कंट्रोल वापस लीजिए। वो चैप्टर जो आपको रुलाता था, उसे अब बंद कीजिए और एक नया पन्ना खोलिए जहां आप नैरेटर है, विक्टिम नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।